और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसमें बैठक थी, विरोध था और बवाल था। दरअसल आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक हुई। अंदर बैठक चल रही थी, बाहर बवाल हो रहा था। अंदर फैसलों के लेटर तैयार हो रहे थे और बाहर लाठियां चल रही थी। अंदर पेन से काली स्याही पेपर पर चल रही थी और बाहर सिर से लहू निकल रहा था। क्या एबीवीपी और क्या एनएसयूआई और क्या निर्दलीय। हंगामे में हर कोई दूसरे से ज्यादा बवाल और नारेबाजी और पोस्टर लहराता नजर आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिंडिकेट की बैठक में छात्र प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए था। सवाल यह भी कि अगर बाहर उग्र प्रदर्शन होने की पहले से आशंका थी तो क्या छात्र प्रतिनिधियों के साथ बैठक नहीं हो सकती थी। उनकी मांगों पर आश्वासन क्या नहीं दिया जा सकता था। सवाल अगर अंदर सिंडिकेट के सदस्यों को पता था कि बाहर लाठियां चल रही हैं, विरोध हो रहा है, छात्र और पुलिस आमने सामने है, तो क्या एक प्रतिनिधि मंडल को अंदर बुलाया नहीं जा सकता। सवाल यह भी है कि जो सिंडिकेट की बैठक एक निर्धारित अंतराल पर होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं होती। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सालों तक फैसले क्यों नहीं होते और क्या इसके लिए सिंडिकेट जिम्मेदार नहीं है। और आज जो हुआ क्या उसके लिए सिंडिकेट जिम्मेदार नहीं। अगर छात्रों पर होने वाले फैसलों के लिए छात्रों की राय महत्वपूर्ण नहीं तो फिर छात्र संघ के चुनाव कराए क्यों जाते हैं। फिर छात्र अध्यक्ष का मतलब क्या है। सवाल यह भी कि क्या यह बवाल, प्रदर्शन और हिंसा आगामी छात्र संघ चुनाव की वजह से ज्यादा हुई है। आज बात इसी मुद्दे पर कि बैठक, विरोध और बवाल के बीच में उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा। अगर तस्वीरों को आप देख लें तो तस्वीरें देखकर ऐसा लगेगा मानो किसी ऐसे देश की तस्वीरें हैं जहां अराजकता चरम पर हो। क्योंकि कोई खिड़कियों पर चढ़ रहा है, कोई दरवाजों पर चढ़ रहा है, कोई लाठियों से भांजा जा रहा है तो कोई पुलिस की तरफ दहाड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बैठक, विरोध और बवाल के बीच में क्या वाकई में सब कुछ शांति के साथ नहीं हो सकता, या फिर मान लिया जाए कि छात्र राजनीति अब इसी तरीके से आगे बढ़ेगी और ये हर दिन एक नए रूप में दिखाई देती है जिसमें विरोध, प्रदर्शन, धरना, दबंगाई पहले से ज्यादा होती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एबीवीपी के छात्र नेता होशियार मीणा, हमारे साथ मौजूद है एनएसयूआई के छात्र नेता महेश चौधरी और पूर्व राजस्थान के छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र श्रीमाली हमारे साथ मौजूद हैं। होशियार मीणा जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि तस्वीरें मैं देख रहा था कि बंद दरवाजे में जिसमें जालियां भी लगी हुई हैं, बड़े बड़े रेलिंग से लगे हुए हैं, आप उनको तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी कौन सी शक्ति हाथ लगी थी। देखिए, तोड़कर जाना नहीं उद्देश्य है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं तो वहां उपस्थित भी नहीं था, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक छात्रों के साथ में जो लाठीचार्ज किया और बर्बरतापूर्वक उनको पीटा गया। बहुत सारे छात्र आज गिरफ्तार भी हुए हैं और बहुत सारे छात्र आज हॉस्पिटल में एडमिट भी है। आखिर क्या मजबूरी थी कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया जी। उस छात्र, जब छात्र पढ़ने आता है तो शिक्षा के मंदिर को आखिर में पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस की छावनी क्यों बनाया गया, वहां बैरिगेटिंग क्यों लगाई गई। क्या विश्वविद्यालय में छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। क्या विश्वविद्यालय में छात्र अपनी सुविधाओं को मांगने के लिए प्रदर्शन के दौरान मौजूद नहीं थे वहां। बिल्कुल, मैं वहां उपस्थित नहीं था। मैं बाद में वहां पहुंचा जब छात्रों के ऊपर बहुत ज्यादा लाठीचार्ज हुआ, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों के चोटें आई। और आपने क्या किया फिर। देखिए, मैं वहां गया, मेरा आग्रह था कि आप एक बार प्रतिनिधि मंडल हम लोगों से मिला दीजिए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने दोबारा से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया। दोबारा से पुलिस ने दादागिरी दिखाते हुए छात्रों को कई बार लाठीचार्ज हुआ है। आज एक बार लाठीचार्ज नहीं हुआ है, लेकिन क्या पुलिस द्वारा इतना लाठीचार्ज करना जायज है। बर्बरतापूर्वक लाठियां भाजना क्या जायज है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तो नियति हो गई है सर, पहली बार तो हो नहीं रहा है। बिल्कुल, वहां होता ही रहता है। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई कुलपति तो उसी देखिए यूनिवर्सिटी में ही होंगे। देखिए, कुलपतियों आज ही थोड़ी ना आए होंगे। आपकी जितनी भी मांगे थी
आप पूरा साल भरता ज्ञापन देते रहते। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले और कुलपति जो वर्तमान में हैं, वो ज्यादातर अयोग्य कुलपति हैं। सरकार ने पैसे लेकर उन कुलपतियों की नियुक्तियां की हैं। आखिर अयोग्य कुलपतियों को राजभवन का घेराव करते, फिर वहां क्या कर रहे थे? बिल्कुल, राजभवन भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हम लोगों ने कुलपति महोदय को भी ज्ञापन दिया, हमने सीएम हाउस का भी घेराव किया और लगातार सीएम साहब को हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं। मुझे बताइए, जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी भाई, इसमें आप अगर सिंडिकेट की बैठक में आपको अपनी मांगों को पहुंचाना था तो क्या गांधीवादी तरीका कभी नजर नहीं आता छात्र नेताओं को? बिल्कुल गांधीवादी तरीके से 21 दिन तक छात्रों ने अनशन किया, 21 दिन तक छात्र धरने पर बैठे, लेकिन आज तक उनको पास कोई सुनने वाला, कोई मिलने वाला नहीं आया। तो शर्मनाक घटना यह है। तो आज सुनी किसी ने? जब सिर फूट गए, कईयों के हाथों में चोट आ गई, कई अस्पताल पहुंच गए, कई जेल पहुंच गए, हिरासत में लिए गए, सुनी गई? अभी भी छात्र सिंडिकेट के कुलपति सचिवालय के दोनों तरफ बैठे हुए हैं, कई सारे छात्र धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला नहीं है। अराजकता का माहौल बना हुआ है। कुलपति चौधरी, जरा बताइए, एनएसयू भी इसी तरीके से बराबर की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा था, मानो कॉम्पिटिशन चल रहा हो दोनों छात्र नेताओं के बीच में, संगठन के बीच में, कि किसमें ज्यादा दम, कितना ज्यादा लाठियां खा सकता है, कितने नारेबाजी कर सकता है, कितने पोस्टर लहरा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं विजेंद्र जी, आम छात्र की आवाज जो लेके छात्र नेता आए थे, जो सभी संगठनों के छात्र नेता थे, मैं जब लाठीबाजी, पुलिस ने लाठीबाजी, तो ये नहीं देखा ये संगठन कौन सा है, इसका संगठन, उन्होंने आम छात्र पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। मेरा मानना ये और मेरे संगठन का मानना है कि पुलिस का इंटरफेयर जब गार्ड आपने लगा रखे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, 100 गार्डों की आपने नियुक्ति कर रखी है, तो पुलिस का क्या काम? आपने जो गार्डों की नियुक्ति क्यों कर रखी है? पुलिस इतनी बर्बरता से अमानवीय व्यवहार कर रही है, कईयों के सर फोड़ दिए, कईयों के हाथ तोड़ दिए। पुलिस का ऐसा रवैया आम छात्र के साथ, जो किसान परिवार दूर दराज से आने वाला साथी है, उसके साथ। आपके ही सरकार की है जिसके आप विंग हैं। मैं पुरजोर रूप से विरोध करता हूं इस चीज का, पुलिस का पुरजोर रूप से इसलिए विरोध करता हूं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि छात्र किस संगठन का है। उन्होंने सभी छात्रों पे, कोई से संगठन का छात्र, उन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। अच्छा, बचने के लिए तो ऐसा नहीं था कि अलग अलग नेता के आप पोस्टर लेकर भी पहुंच गए थे वहां? मुझे मांगे दिखाई नहीं दी थी, मुझे पोस्टर जरूर दिखाई दिए थे, फला नेता के, वो इसलिए थे कि पुलिस समझ जाए भाई ये किस गुट का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मांगे दिखाने का मौका ही नहीं दिया। जब सिंडिकेट मेंबर्स की एंट्री हो रही थी तो पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगा दी। हम गुंडे हैं, हमें रोका क्यों? हमारे जो मांग थी, हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स थी, उनको आप एजेंडे के अंदर तो रखते, आपने मांग पत्र ही नहीं लिया और पुलिस से लाठीचार्ज करवा दिया, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवा दिया, सर फुड़वा दिए। ये कौन सा व्यवहार? ये कौन सी शिक्षा के मंदिर में ऐसा अमानवीय व्यवहार? जितेंद्र श्रीमाली जी, एक दौर वो भी था लिंग दो कमेटी से पहले, जब छात्र अध्यक्ष को सिंडिकेट में बुलाया जाता था, वो बैठक का हिस्सा होता था और कई मांगों को मनवा भी लेता था, लेकिन उसके बाद से ये चीज खत्म हुई। आपको लगता है कि छात्र संघ के चुनाव अपने आप में एक तरीके से बेईमानी हो गए अगर इस तरीके से ये तस्वीरें दिखाई दे और छात्रों को सुना ही ना जाए तो? देखिए सोलंकी जी, इसमें दो बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कि बात शुरू से बार बार कही जा रही है और हर छात्र संघ जो भी चुनाव लड़ने वाले अपने छात्र संगठन है, जब घोषणा पत्र हम लेके आते हैं, है ना, पिछले 7-8 साल से तो विद्यार्थी परिषद वहाँ जीत नहीं रही है ना, लगातार वहाँ पर 7-8 साल से अपन घोषणा पत्र जो भी लोग लेके आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, वो अपने सब लोग अपने चुनाव घोषणा पत्र में बार बार ये कहता है साहब हम जब आगे तो सिंडिकेट के अंदर छात्र प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज छात्र प्रतिनिधि कोई सिंडिकेट में बोलने वाला ऐसा है नहीं कि जहां पर अंदर बाहर लाठियां चल रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाहर लाठियां चल रही थी, लहू बह रहा था और अंदर जो है वो काली शाही से पन्ने रंगे जा रहे थे। तो ये जो अराजक की स्थिति बनी है, और ये राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 4-5 साल में हमने देखा कि गवर्नर ने 2-3 लोगों को तो फर्जी डिग्रियों के आधार पर कुलपति बना दिए। ऐसे कई मामले हमारे पिछले 3-4 साल के अंदर लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। और ये जो स्थिति बनी है आज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जब विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रही है और बीजेपी की सरकार है, उसमें अनेक बार आंदोलन हुए और अनेक बार मुख्यमंत्री तक को जाकर के हमने ये कहा और ये कहा कि साहब आप गलत कर रहे हैं और आप छात्रों के अंदर इस पुलिस का जो हस्तक्षेप है उसको बंद करें। परंतु मेरे को बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि जो पिछले कुछ समय पूर्व जो स्थितियां बनती थी, आज से 10-12-15 साल पहले जो स्थितियां बनती थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी अगर पुलिस आ रही है और इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक, आज तो बिल्कुल हद कर दी।
मतलब इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार जिस प्रकार से छात्रों के साथ में किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि एनएसयूआई को वास्तव में, अगर वास्तव में छात्रों का संगठन है और वास्तव में केवल मीडिया के सामने आकर के ढोंग करने का अगर दिखावा नहीं कर रहे हैं, तो इनको मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं उनका जाकर के घेराव करना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि आपने इस बात का ही किया। एनएसयूआई क्यों मैं जिस संगठन से आता हूं उनके प्रदेश अध्यक्ष जी क्यों नहीं, हम छात्रों के बीच में जितेंद्र जाएंगे श्रीमाली जी, तो हम अच्छे बन के जाएंगे। जितेंद्र श्रीमाली जी, मुख्यमंत्री की अच्छा बात आएगी सुनिए तो तो सही, उनके गुलाम बन जाएंगे। जितेंद्र श्रीमाली जी एबीवीपी क्यों नहीं? देखिए, और आप तो बीजेपी के नेता हैं, तो लगातार कर रही बीजेपी के है। नेता हैं, एनएसयूआई की बात करें, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री को काले झंडा दिखाने हम गए तो हमको घरों में से बुला करके इन लोगों ने पीटा है और उनके खिलाफ जो मुकदमे किए हैं। विजेंद्र जी, मैं बता रहा हूं, लाठी जिसने बांधी है उसे ये थोड़ी पता है कि एनएसयूआई का ये एबीवीपी का है, उसे कोई पता है थोड़ी है। और एनएसयूआई के जितेंद्र श्रीमाली जी, एक मिनट, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस ने जो दोहरा महेश एक मिनट, जितेंद्र श्रीमाली जी, आप तो अध्यक्ष रहे हैं और ये मुद्दा एनएसयूआई एबीवीपी का तो है नहीं, छात्रों का मुद्दा है। मुझे लगा कि सर आप बड़प्पन दिखाते हुए कहेंगे कि भाई हम सबके साथ खड़े हैं, देखिए बिल्कुल चाहे सही कहा एनएसयूआई पर चलियो चाहे एबीवीपी पर चलियो, और आप इकट्ठा हुई मैं नेतृत्व करूंगा। चलिए विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांग रखते हुए कि आज से 10 साल 15 साल पहले तक स्थिति रहती थी कि सरकार किसी की भी हो, पर अगर छात्रों को पुलिस ने आकर के उसके साथ जाति की है तो सारे छात्र संगठन एक होकर के और उस पुलिस अत्याचार का भी विरोध करना और जाके जो भी मुख्यमंत्री है जिस पार्टी का है उसका विरोध करने की परंपरा रही है। परंतु आज पिछले 4-5 साल में जिस प्रकार से पिछले को गुलाम बन करके, उनके दास बन करके, सरकार के गुलाम बन करके जो जिस प्रकार से छात्र नेता आ रहे हैं, उससे हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं या तो मुख्यमंत्री ये भी अपने में बड़ा सवाल है कि भाई छात्र संघ अध्यक्ष है कहाँ? होशियार, देखिए मैं आपको बता दूं, निर्मल कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। छात्रों ने कैंपस में तो देखा नहीं। छात्रों के सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, ये इतने बड़े ढोंग किए थे, लेकिन आज वो लाइब्रेरी बंद पड़ी हुई है। आज वो लाइब्रेरी बंद है और आज आम छात्र पुकार रहा है कि आज हमें मदद की जरूरत है। बताइए ये क्या, सब गायब है। इस प्रदर्शन से पहले एबीवीपी और एनएसयूआई ने निर्मल को कहा था कि चलिए नेतृत्व कीजिए, आप अध्यक्ष हैं। नेतृत्व तो बात छात्र कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान विश्वविद्यालय से, ये तस्वीरें हैं कुलपति सचिवालय पर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने ताला जड़ दिया है। कुलपति सचिवालय के अंदर चल रही सिंडिकेट की बैठक और बाहर ये ताला जड़ दिया गया है। कुलपति सचिवालय पर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने ताला जड़ दिया है। संवेदनशील प्रदेशाध्यक्ष जी, उन्होंने आम छात्रों पे जो लाठीचार्ज, उन्होंने किसी संगठन को नहीं, उन्होंने आम छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ उसकी आवाज बुलंद करने के लिए वो मौका स्थिति पे पहुंच गए और आम छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय कुलपति हाउस के ताला लगा दिया है। एक बड़ी बात है कि एनएसयूआई का संगठन, जिस संगठन से मैं आता हूं, वहां उनके प्रदेशाध्यक्ष मौका स्थिति पे पहुंच चुके हैं और आम छात्र की आवाज को बुलंद, जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ समर्थन में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष वहां पहुंच चुके हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे वार्तालाप किया जा रहा है। उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष वहां पहुंच चुके हैं। महेश टाइम क्या हो रहा है अभी? आपने महेश टाइम क्या हो रहा है? 5:15 के लगभग। 5:15। और पहली बार लाठियां कब भांजी गई थी? 1 बजे ही। 1 बजे में 2 बजे तो मैं पहुंच गया था वहां। और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष को बताकर ही किया हो गया जो हुआ होगा। बिल्कुल विजेंद्र जी बता गए, तो वो जयपुर में थे नहीं, कहां से लगे? जयपुर में थे नहीं, फिर भी उन्होंने जयपुर में थे नहीं, फिर भी वो दूर दराज जहां भी थे, जिस लोकेशन पे थे वहां से चल के आए और उनको तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत संज्ञान आला अधिकारियों को वहां बुलाया और वार्तालाप किया। जिन लोगों ने छात्रों के साथ में लाठीचार्ज किया है, जिन किसी भी संगठन के छात्र हो उनके साथ में लाठीचार्ज किया, बातचीत तो वार्ता की थी, अगर ताला जड़ दोगे तो बातचीत कैसे होगी? जब वार्ता की बात है, पुलिस के आला अधिकारियों से बात की जा रही है, पुलिस तो बाहर है ना, तो अंदर थोड़ी। बैठक सिंडिकेट के साथ वार्ता होनी है, पुलिस को अंदर बंद कर दिया। आप ये कह रहे हैं ना कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सरकार के इशारे पे किया। बिल्कुल सरकार के सारे पर किया है। तो और छात्र प्रतिनिधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। मेरा सवाल ये तो बनता है प्रतिनिधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। जब वहां, मैं ये नहीं कह रहा कि एनएसयूआई एबीवीपी जो भी वहां जब प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठियां भांजी जा रही थी। बिल्कुल। और अब एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ताला ही जड़ दे रहे हैं और वहां कुछ नहीं हो रहा है। सफल वार्ता करने के लिए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पहुंचे हैं। जब अंदर से डेलीगेट सिंडिकेट है,
अंदर विधायक मैं मान रहा हूं हैं, आपके अंदर कुलपति से हैं, जब और बाहर ताला जड़ा जा रहा है शांति से। डेलीगेशन को अंदर नहीं ले अब पुलिस कहाँ डेलीगेशन है? जा ही नहीं रहा ना, अंदर नहीं जा पा रहा है, जाने नहीं दे रहे ना अंदर। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि अब पुलिस कहाँ है, अब लाठियां नहीं दिखाई दे रही, पुलिस जब के ताला आला जड़ा जा अधिकारियों रहा को है। वहां बुलाया गया है और उन लोगों को ये चिन्हित इनका किया दोहरा जाएगा जिन्होंने चरित्र है लाठीचार्ज किया सर, है। ये दोहरा चरित्र है। जिस तरीके से वहां पर इन लोगों ने उस लाइब्रेरी अभी तक बंद पड़ी हुई है उसको दिखावा करके और इन्होंने कुर्सी पर बैठ गए। दूसरी बात, आज तमाम छात्र छात्राएं परेशान है हॉस्टलों में रहने वाले, उन आम छात्र छात्राओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनको खराब भोजन मिल रहा है, उन्हें शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सारे वाटर और सिस्टम खराब पड़े हुए हैं, और जिम के नाम पर लाखों रुपए उठाए गए विश्वविद्यालय ने, लेकिन वो अभी तक। और आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, होशियार हैं। जब छात्र संघ का चुनाव आएगा ना, मैं आपको मौका दूंगा कि अपनी मांगों को रख दीजिएगा। अभी तो हम इस प्रदर्शन की बात करें, अभी चुनाव दूर है। देखो आप लोगों ने सफाई का मामला जो था उसको हम लोग उठा रहे थे, जो सफाई का बहुत बड़ा घोटाला था। मैं ये कह रहा हूं ताला जड़ने से बातचीत हो जाएगी। ताला तो इन लोगों ने इसलिए जड़ा कैसे जा रहा है अगर पुलिस है तो? ये दोहरा चरित्र है, पुलिस इनकी है, पुलिस के द्वारा इन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाया है, और आज हमारे कार्यकर्ता जेल में बंद क्यों है? सर ये बताइए, हमारे कार्यकर्ता जेल में बंद क्यों है? खड़े हुए हैं, बताओ ऐसा ये तो पुलिस हमारी होती तो मेरे ऊपर लाठीचार्ज थोड़ी करती। क्यों बंद है? पुलिस ने जब लाठी बांधी तो ये नहीं देखा कि वो एनएसआई का है या दूसरे संगठन का है। 25 से 30 कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया एनएसआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, थाने के अंदर लेके गए हैं, एनएसआई के कार्यकर्ताओं को भी लिया और उसमें तरुण संध्या पटने साहब जी खुद पहुंचे मौके पे। हमारे जेल में बंद है, मालवीय थाने में बंद है, और भी जगह बंद है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सिंडिकेट की बैठक खत्म हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि सिंडिकेट की बैठक खत्म हो गई और बाहर तो ताला लगा है, बाहर तो छात्र नेता है, तो बैठक खत्म होने के बाद भी क्या दरवाजे खुलेंगे? और क्या दरवाजे खुलेंगे तो वो ज्ञापन लिया जाएगा जो पहले ही ले लेना चाहिए था? सवाल बहुत से हैं। सवाल ये भी है कि जब वहां इतना प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का और अलग अलग छात्र संघ संगठन कर रहे हैं, तो फिर अध्यक्ष साहब कहां हैं? क्या अध्यक्ष साहब की जिम्मेदारी नहीं कि छात्रों का नेतृत्व तो किया जाए? क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद तो यह फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि एबीवीपी है, एनएसयूआई है, वो तो पूरी यूनिवर्सिटी के छात्रों को लीड कर रहे हैं। तो क्या उनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या सिंडिकेट्स के साथ छात्र संघ अध्यक्ष की बात तक हो चुकी है पहले ही और इसलिए वो इसका हिस्सा नहीं? मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए। भारत, पहला सवाल तो ये कि सिंडिकेट की बैठक खत्म हो गई है, बाहर तो ताला लगा है, निकलेंगे कैसे? और दूसरा ये कि छात्र संघ अध्यक्ष कहां है, वो इससे जुड़े क्यों नहीं? भारत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, सबसे पहली खबर तो यह कि सिंडिकेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और क्या कुछ सिंडिकेट की बैठक में रहा है। इस वक्त हमारे साथ विधायक अमीन काग जी भी फोन पर जुड़े हुए हैं, उनसे अगर सारा कुछ आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अब फोन अमीन काग जी को दे रहा हूँ। विजेंद्र जी ठीक है। अमीन कागजी साहब, बाहर लाठियां चलती रही, सिर फूट गए, कईयों को हिरासत में ले लिया, कई अस्पताल पहुंचे, क्या सिंडिकेट की बैठक के अंदर तक ये खबर पहुंची नहीं? देखिए आज हमने जो निर्णय लिए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात जो हमने कही है कि आगामी जो सत्र है जिसमें एकेडमिक ईयर 2023-24 में विश्वविद्यालय और इसके संगठक कॉलेज जितने भी हैं उसमें कोई फीस में वृद्धि नहीं होगी जी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। बहुत समय से यहाँ के जो शिक्षक थे उनकी स्थायीकरण का मुद्दा अटका हुआ था, उसको हमने आज स्थायीकरण कर दिया। जिसके अंदर तकरीबन 20 से 25 ऐसे शिक्षक थे, उनका स्थायीकरण हो गया। राजस्थान सरकार को विश्वविद्यालय की तरफ से जो ग्रांट मिलती है उसके लिए हमने प्रस्ताव पास किया है कि इस साल में हमारे 69 करोड़ का बजट डेफिसिट था, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को इस पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार ने यूनिवर्सिटी में 132 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है और आगे भी हमने एक प्रस्ताव पास किया है कि इसको 10 करोड़ बढ़ा के 142 करोड़ के करीब जो है वो ग्रांट मिलेगी हमें। तो ये बहुत सारे निर्णय हमने ऐसे करे हैं जिससे लोगों के और जितने भी यहाँ की फैकल्टीज हैं और जितने भी शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं उनको निश्चित तौर से इसका लाभ मिलेगा। सर, पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम को लेकर क्या फैसला हुआ? उसमें बिल्कुल हमने ये कर दिया है कि जो पीएचडी के बच्चे हैं उसके लिए हमने एक समिति बना दी, जिनके लिए नियम साक्षात्कार में जो
जो नंबर हैं, जो साक्षात्कार में इंटरव्यू में जो उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको हमने निश्चित कर दिया कि हर चीज के, जैसे इंटरव्यू में बैठने जी। वाले जो बच्चे हैं उनकी हमने हायरार्की बना दी, उनके नंबर निश्चित कर दिए जी इतनी परसेंटेज के बच्चों को इतना, इतने परसेंटेज के बच्चों की जो उनकी जी जो एकेडमिक काबिलियत है पिछले सालों की। अमीन कागजी साहब, एक और सवाल आपसे। उनकी गणना कहा जा करके- रहा है कि भाई गवर्नर का एक आदेश है जिसमें कुलपति के कार्यकाल के अंतिम 3 महीने में अगर सिंडिकेट की बैठक होती है तो मान्य नहीं होती। अमीन कागजी साहब, वो ऑर्डर मैंने पढ़ा है जी वो ऑर्डर पड़ा है, आपको आज शुरू में भी इसकी बात हुई थी, लेकिन उसका जो ऑर्डर पड़ा है उस ऑर्डर में ये साफ लिखा हुआ है कि जो वीसी है 3 महीने में जो रिटायर होने वाले हैं वो कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वापस जुड़ता हूँ। अमीन कागजी साहब वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा सुनिए बाकी नेता क्या कह रहे हैं। गोपाल मीणा क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। सिंडिकेट की बैठक हुई है, क्या कुछ सिंडिकेट में रहा है और कितने जो एजेंडे थे वो पास किए गए? देखिए, मैं आप सब लोगों को एक बहुत खुशखबरी वाली बात बताना चाहता हूं कि जो ये एकेडमिक ईयर 2023-24 है उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय और इसके जितने भी संगठक कॉलेज हैं उनमें विद्यार्थियों पर कोई भार नहीं पड़े, उसको देखते हुए आज सिंडिकेट ने सारे माननीय सदस्यों ने एक मत से ये प्रस्ताव पास किया है कि इस वित्तीय वर्ष में जो एकेडमिक ईयर 2023-24 है इसमें कोई भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय हमने छात्र के लिए लिया है। दूसरी, एग्जामिनेशन फीस भी हम इस ईयर में नहीं बढ़ाएंगे, चूँकि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर तकरीबन 42 करोड़ रुपए का भार जो है प्रतिवर्ष सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन में लगता है। मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हालांकि ये जो यहाँ का वित्तीय वर्ष 22-23 है उसमें तकरीबन 69 करोड़ की लॉसेस की बैलेंस शीट बनी है। साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार ने जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट दी वो 132 करोड़ है। जो प्रोविजंस हैं, जो घाटे का अनुमान है 23-24 का, वो लगभग 75 करोड़ है। साथ ही हमने जो मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि छात्रों के हितों में, यूनिवर्सिटी के हित में कभी भी वित्तीय संसाधनों की और वित्तीय फाइनेंस की कोई कमी नहीं आने देंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो सिंडिकेट मीटिंग है आज उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ है कि जिस तरीके से वित्तीय वर्ष 22-23 में यूनिवर्सिटी को राजस्थान सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 132 करोड़ के लगभग की जो ग्रांट दी थी उसके प्रोविजंस 10% बढ़ा के यानी 142 करोड़ रुपए की ग्रांट हमें मिलना प्रस्तावित है, जो सरकार से राजस्थान यूनिवर्सिटी का कमिटमेंट है। दूसरी बात, काफ़ी वर्षों से स्थायीकरण का मुद्दा यहाँ अटका हुआ था, उसके आज हमने लिफाफे खोले और जो समिति ने अनुशंसा करी थी उसमें तकरीबन 12 जो हैं 4 सहायक पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षकों में 4 और जो 2 फैकल्टीज़ हैं उनको मिलाकर तकरीबन हमने 22 से 23 लोगों का आज स्थायीकरण किया है। जहाँ तक यूजीसी रेगुलेशन की बात बहुत दिनों से अटकी हुई थी, उसने हमने यूजीसी रेगुलेशन की 2018 की जो राजस्थान सरकार ने माना है और यूजीसी ग्रांट की तरफ से हमें ये मिला हुआ है कि 2018 को माना जाए, उसको हमने अक्षरशः मानने का प्रस्ताव पास किया है। दूसरी बात, काफ़ी ऐसे जो कर्मचारी दिव्यांग हैं जिनको भत्ता नहीं मिलता था, जिनको आने जाने के संसाधन पे खर्च होते थे, उनके लिए भी हमने भत्ते का प्रावधान कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें जो स्थायी निधि अन्वेषण विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन में
अधिक भुगतान की वसूली और राशि में ब्याज का जो स्थगित करने के सिंडिकेट ने पुष्टि कर दी है कि उनसे किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मियों को आरजीएचएस का लाभ, जिसका काफ़ी समय से विचाराधीन था, उसको भी हमने आज रेगुलराइज कर दिया है। पीएचडी का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज हम काफ़ी दिनों से यहाँ पे बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसके लिए एक समिति बना दी। हमने निर्णय लिया है कि उसकी एक हायरार्की बना दी है कि इंटरव्यू में आने वाले बच्चे, जिनकी 12th तक जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज के हिसाब से इतने मार्क्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के मार्क्स की परसेंटेज है उसके एलोकेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नेट और स्लेट का जो मामला है उसके एमफिल का, उसके परसेंटेज को नक्की कर दी है। मतलब उसमें आप कोई भ्रांति नहीं है, उसमें विद इमीडिएट इफेक्ट हम इसको लागू करने जा रहे हैं ताकि बच्चों को इसके अंदर परीक्षा बैठने का मौका तुरंत मिले। बहुत सारी चीज़ें थी। आज तकरीबन 5-6 घंटे ये मीटिंग चली है, जिसमें 32 अशैक्षणिक कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार से 35B के तहत अनुमति लेने का एक पत्र हमने सरकार को भेजा है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि हम सरकार से लेके आएंगे। टोटल मिलाकर जो विश्वविद्यालय के सत्र 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में लगभग 431 करोड़ रुपए की इनकम बजट पास हुआ है, जिसकी हमने स्वीकृति दी है। लेकिन उसमें जो लॉसेज हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी के तमाम वीसी और यहाँ जो फैकल्टीज के लोग थे, सिंडिकेट मेंबर्स थे, उनको हमने आश्वस्त किया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा हमेशा से करते हैं और पिछले 5 साल में आपने देखा है कि किस तरीके से राजस्थान सरकार में पब्लिक वेलफेयर के काम जो आप सब लोग देख रहे हैं उस तरह हुए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जो आने वाला जो डेफिसिट हमारा इस साल का रहेगा, उसको प्रोपोर्शनेटली बढ़ा के हमने मुख्यमंत्री जी से, चूंकि कमिटमेंट है 132 करोड़ का, लेकिन 10% डेफिसिट होने की संभावना है, उसको देखते हुए 10% जब हम ग्रांट बढ़ाने की बात करेंगे तो 145 करोड़ की ग्रांट हमारे को आना इसकी प्रस्तावित है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंडिकेट में, जैसे भौतिक शास्त्र के और रसायन शास्त्र के जो काफ़ी मामले जो स्थायीकरण के अटके हुए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर की उनकी कंफर्मेशन हमने कर दी। तकरीबन 12 लोगों को इसका आज लाभ मिला है, इनका स्थायीकरण हमने कर दिया है, जिसके नाम है रेखा यादव, सुचित्रा यादव, सुमैया सलीम, जितेंद्र कुमार मिश्रा, दिनेश कुमार यादव, ज्योति सैनी, प्रियंका मीना, विजय बेनीवाल। अमीन कागजी साहब को आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि राज्यपाल का एक लेटर है जिसमें लिखा गया है कि कुलपति अपने कार्यकाल के अंतिम 3 महीनों में वित्तीय फैसले नहीं ले सकता है। तो क्या वाकई में मान्य होंगे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।